आप लोगों से जहां तक लास्ट टाइम बात करी थी उसी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने मोलर स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में हमने बात को स्टार्ट करा था, मोलर स्पेसिफिक हीट को। अब अगर आपसे मोलर स्पेसिफिक हीट की बात की जाए, मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर आपसे बात की जाए, तो मोलर स्पेसिफिक हीट के आपने दो तरह की टाइप पढ़ी होंगी। दोनों टाइप्स के बारे में आपको मैं बताऊं। मोलर स्पेसिफिक हीट की टाइप आपने एक पढ़ी होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक टाइप आपने पढ़ी होगी एट कांस्टेंट वैल्यू। तमाम लोगों ने बात पढ़ी होगी कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, इसको लिखना भी सीखा होगा। कांस्टेंट प्रेशर वाले को आपने सीपी से लिखना सीखा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को सीवी से लिखना सीखा होगा। अच्छा, जैसे मैंने ये बात लिखी तो कुछ फॉर्मूले आपके जहन में शायद आ रहे हो। आपके जहन में फॉर्मूले कहेंगे, पहले तो रिलेशन आएगा कि इससे सीपी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है किससे, सीपी से। ये फॉर्मूला पहले जहन में आएगा आपके कि सर द वैल्यू ऑफ द सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द सीवी। अच्छा, इस फॉर्मूले के बाद अब अगली चीज जो आपके जहन में है कि एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या जहन में आता है? वो फॉर्मूला अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, वो फॉर्मूला आपके जहन में आता है सर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये सेकंड फॉर्मूला आपके जहन में आता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। और उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला आपके जहन में आता है, वो फॉर्मूला आता है आपके पास, मैं फॉर्मूला भी लिख के दिखाऊं, सी एम ओवर सी सी इज इक्वल टू कैपिटल एम। अब ये तीसरा वाला फॉर्मूला क्या है? तीसरा वाला फॉर्मूला भी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तीसरे वाले फॉर्मूले के बारे में। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा जी, अब आप देखोगे आपको सीएम नजर आ रहा है, सीसी नजर आ रहा है। सीएम क्या है? तो याद होगा ये सीएम जो आपको नजर आ रहा है ये कहलाता था मोलर स्पेसिफिक हीट। यानी सीएम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहलाता था हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मैंने इसको लिख के दिखाया सर, ये कहलाता है मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट। नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है सी, तो ये कहलाता है मेरे पास स्पेसिफिक हीट। यानी सिर्फ स्पेसिफिक हीट अगर है तो वो कहलाएगा मेरे पास सी सी यानी स्पेसिफिक हीट। और कैपिटल एम यहाँ पे कहलाता है हमारे पास कौन? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो ये कैपिटल एम लिख के दिखा दिया, कैपिटल एम है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे इससे रिलेटेड आपने कुछ बातें पढ़ी थी, सीबी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, सीएम ओवर सीसी इज इक्वल टू एम। अच्छा, अब मुझे कुछ वैल्यूज आपको बतानी है, वो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। मैं एक टेबल बनाता हूँ छोटा सा। सही नहीं बना। ओके, आप लोगों ने तीन तरह की गैस पढ़ी होंगी। एक कहलाती है हमारे पास मोनो एटॉमिक, नाम जरूर सुना होगा। एक कहलाती है आपके पास डाई एटॉमिक, और एक कहलाती है आपके पास पॉली एटॉमिक। यानी एक से ज्यादा, दो से अगर ज्यादा हो तो वो कहलाती है हमारे पास क्या? पॉली एटॉमिक। अच्छा, इनकी कुछ वैल्यूज है जो वैल्यूज आपको बतानी चाहिए। एक है सीपी, एक है सीवी और एक है गामा। सीपी सीवी और गामा की कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मोनोटॉमिक के लिए सीपी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है हमारे पास 5/2 टाइम्स ऑफ आर, जबकि सीवी की वैल्यू होती है हमारे पास 3/2 टाइम्स ऑफ आर। अच्छा जी, आप बोलेंगे चले सर सही है, ये बात हमने अज्यूम कर ली कि आपने सीपी की वैल्यू बताई, सीवी। अच्छा, ये वैल्यू जो है ना अभी आपको डायरेक्ट बताई गई है, हमारे पास इस केस में ना ड्राइव नहीं करवाई गई। या अगर आप आगे इंजीनियरिंग करोगे, आगे अगर आपका केमिस्ट्री का कोर्स आता है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी ड्राइव किया है, तो आगे जाके सारे फॉर्मूले आप वैल्यूज ड्राइव करोगे, 5/2 कैसे होता है, 3/2 कैसे होता है। लेकिन हमारे लेवल पे अभी ये ड्राइव नहीं करवाया गया, हमें डायरेक्ट बताया गया। तो मैं भी आपको डायरेक्ट बताऊंगा। सीपी की वैल्यू है 5/2 आर, जबकि सीवी की वैल्यू आपके पास कितनी? 3/2 आर। अच्छा, डायटोमिक के लिए वैल्यू जाती है आपके पास कितनी? 7/2 आर, जबकि सीवी की वैल्यू जाती है कितनी? 5/2 आर। और यही वैल्यू पॉलीटोमिक के लिए हो जाती है आपके पास कितनी? 9/2 आर, जबकि सीवी की वैल्यू हो जाती है कितनी? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगी 7/2 आर। तो ये मैंने आपको सारी वैल्यूज बता दी सीपी और सीवी की, यानी 5/2 आर। अब आप बोलेंगे सर इन बात को प्रूव करके दिखाइए। तो जरा मोनोटोमिक के बारे में हम प्रूव करते हैं। मोनोटोमिक की वैल्यूज को जरा याद करना। मोनोटोमिक की सीपी की वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे सर मोनोटोमिक की सीपी की वैल्यू है 5/2 आर, और सीवी की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे सर सीवी की वैल्यू हमारे पास 3/2 आर। थोड़ी देर के लिए इन वैल्यूज को जरा याद रखना, क्या वैल्यू थी जरा बताओगे मुझे? आप बोलेंगे सर सीपी की वैल्यू थी 5/2 आर मोनोटोमिक के लिए, और सीवी की वैल्यू थी 3/2 आर मोनोटोमिक के लिए। दोनों वैल्यू मैंने ली। अब इसको प्रूव करके देखते हैं। देखो फॉर्मूला पड़ा है ना, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर।
अब देखो वैल्यू रख के चेक करते हैं। आप बोलेंगे सर सीपी की जगह सीपी की वैल्यू हमारे पास 5/2 आर, सीपी की जगह सीपी की वैल्यू कितनी है 3/2 आर। अब देखो दोनों का एलसीएम लो तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों के नीचे 2 मौजूद है, तो बन जाएगा 5r माइनस 3r। अब देखो 5r में से 3r को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2r, और नीचे भी लिखा हुआ है कौन 2 लिखा हुआ है। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया r, और चूंकि राइट हैंड साइड पे भी क्या लिखा हुआ था r लिखा हुआ था, ये देखो राइट हैंड साइड पर r लिखा हुआ है, यानी r r के बराबर हो गया। इसका मतलब सर आपने जो वैल्यूज अज्यूम की है वो वैल्यूज आपने बिल्कुल करेक्ट अज्यूम की है, यानी सीपी की वैल्यू 5/2 टाइम्स ऑफ r और सीवी की वैल्यू 3/2 टाइम्स ऑफ r। अच्छा अब इसके बाद जो अगली चीज लिखी हुई है लिखा हुआ था गामा, तो गामा दो चीजों का रेशियो होता है, गामा रेशियो होता है सीपी अपॉन सीवी का। gamma is the ratio of the specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume। ये बात आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 8 न्यूटन स्पीड ऑफ साउंड का जब फॉर्मुला टाइप करवा रहा था, वहां आपको गामा का फॉर्मुला बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था सीपीसीबी होता क्या। तो सीपीसीबी में आपको बता चुका, सीपी होता है मेरे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि सीवी होता है मेरे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो सीपी की वैल्यू क्या है आपके पास, आप बोलेंगे सर सीपी की वैल्यू ये रही ना आपके पास, मोनोटॉमिक के लिए सीपी की वैल्यू कितनी 5/2 टाइम्स ऑफ आर, जबकि सीवी की वैल्यू हमारे पास 3/2 टाइम्स ऑफ आर। कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन बता दीजिए। आप बोलेंगे सर हो तो रही है, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच कौन गया मेरे पास, बच गया 5/3, और 5/3 का मतलब होता है 1.6667, यानी गामा की वैल्यू होती है 1.667 किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। तो देखो मैंने आपको वैल्यू निकालना सिखा दी किसकी, मोनो एटॉमिक की, यानी मोनोटॉमिक की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.667 है। अब ये वैल्यूज भी जल्दी से लिख लेते हैं भाई। गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए होती है 1.667, डायटोमिक के लिए होती है 1.4, जबकि पॉलीटॉमिक के लिए वैल्यू होती है 1.22 समथिंग, तकरीबन यही होती है, एग्जैक्ट मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, तकरीबन यही वैल्यू होती है 1.22। अच्छा एयर के लिए जो गामा की वैल्यू, क्योंकि एयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, तो एयर के लिए जो गामा की वैल्यू होती है ना वो वैल्यू होती है 1.42। तो ये बात जहन में रख लेना, एयर क्योंकि डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, हीलियम भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सारी गैसेस होती है, तो इसलिए एयर की जो गामा की वैल्यू है वो है 1.42, क्योंकि उसमें डिफरेंट गैसेस मौजूद है, सिर्फ एक गैस नहीं है, डिफरेंट गैसेस है। तो एयर के लिए जो गामा की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 1.42। अच्छा मोलर स्पेसिफिक हीट के बाद जो अगली चीज है मेरे पास एक छोटा सा एमसीक्यू है। तमाम लोग जल्दी से इस एमसीक्यू को देखिए और मुझे जवाब बताइए इस एमसीक्यू का जवाब क्या हो सकता है। तमाम लोग जल्दी से इसको पढ़िए और मुझे जवाब बताइए। सवाल में आपसे क्या बोला गया, सवाल देखते हैं। सवाल में उसने बोला अ मेटल बॉल बेरिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट जिसकी वैल्यू आपको बता रहा है सी, मूविंग विद द वेलोसिटी वी, इज ब्रॉट टू रेस्ट, ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। सबसे अहम बात है कि आपने काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया थर्मल एनर्जी में। ये देखो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मतलब है हीट एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा आप लोगों ने पढ़ा हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर। अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो तमाम लोगों को देखो मैंने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पढ़ा है, आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पढ़ा है ना। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये मेरे पास फॉर्मूला है। आप बोले सर बात तो सही है, तो फॉर्मूला हो गया मेरे पास एम सी डेल्टा टी, मास से मास कैंसिल, टू को बोला भाई आप वहां चले जाइए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी डेल्टा टी, दोनों तरफ मैंने लगा दिया है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ये बन गया 2 सी डेल्टा टी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बन गया सर मेरे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 सी डेल्टा टी, यानी वेलोसिटी का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी अंडर रूट 2 सी डेल्टा टी। बड़ा आसान सा सवाल था, उम्मीद करें तमाम लोगों को सॉल्व करना आ गया होगा। इस सवाल को देखने के बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तमाम लोग जल्दी से इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। तमाम लोग जल्दी से। अब सवाल को देखते हैं, सवाल में उसने बोला क्या आपसे, तो भाई आपको पहले तो फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा सी एम ओवर सी सी इज इक्वल टू एम, याद है ना। सी एम वाला कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट, जबकि सी सी वाला सिर्फ क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ये बात आप लोग को याद होगी कि एम वाला मोलर वाला है वो स्पेसिफिक हीट, और कैपिटल एम क्या कहलाता है, तो कैपिटल एम कहलाता था आपके पास क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब ये भी सारी बातें मैंने आपको बताई है कि सर ये मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास एक ही चीज होती है। अच्छा अब सवाल में देखो, उसने बोला मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ क्रोमियम, मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब आपको सीएम दे रहा है। अच्छा एटॉमिक मास मतलब मॉलिक्यूलर मास मतलब कैपिटल एम दे रहा है, और आपसे बोला स्पेसिफिक हीट निकाल दो, मतलब क्या निकाल दो, सीसी निकाल दो। तो फॉर्मूले को रीअरेंज किया, एम को वहां भेजा, सीसी को नीचे बुला, सीसी को वहां भेजा, एम को नीचे बुलाया, तो बन जाएगा सी एम ओवर कैपिटल एम इज इक्वल टू सी सी।
अब देखो फॉर्मूले को आपने जब रीअरेंज कर लिया, अब आप देखो वैल्यू, सीएम की वैल्यू आपको पता कितनी है, आप बोलेंगे सर सीएम की वैल्यू है हमारे पास 24, सीसी की वैल्यू हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 52, मैंने वैल्यूज को पुट किया, ये बन जाएगा सीसी इज इक्वल टू, सीएम की जगह पे आ जाएगा 24 अपॉन 52। अब कैंसिलेशन करो सिंपल, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, 2 से कैंसिलेशन करो, ये देखो 2 1 2 और 2 2 4 यानी 12 हो जाएगा, नीचे आप करोगे तो हो जाएगा सर 2 2 4 कैरी दोगे 2 6 12 यानी 26 का डबल 52 होता है। अच्छा मजीद कैंसिलेशन करोगे तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2 6 12 और नीचे हो जाएगा आपके पास 2 13 26, तो ये बच गया हमारे पास कौन 6/13। अब देखो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा ना, आपको कैलकुलेशन मुश्किल लगी, यानी 6 को 13 से डिवाइड करना है। अब इसका अप्रोक्सीमेट निकालने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। देखो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो 6 है ना, नीचे 13 को आप 12 लिख दो, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा 6/12, कैंसिलेशन करोगे 6 1 6 6 2 12, तो आंसर बचा हमारे पास 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी आपका जो आंसर है ना वो 0.5 के करीब करीब आएगा। अब ये अप्रोक्सीमेशन का तरीका है, आपने 6/13 नहीं किया, आपने 6/12 किया, और 6/12 से आपको जो आंसर नजर आ रहा है वो 0.5 के करीब करीब। अब खुद गौर करो 0.5 के करीब करीब आंसर कौन सा है, क्या 460 है, बोलेंगे सर नहीं, 2.2 नहीं सर, 1.2 नहीं, बल्कि आंसर हो जाएगा कितना 0.46। तो अब आपने करेक्ट जवाब निकालना सीख लिया कि सर करेक्ट जवाब आ रहा है हमारे पास क्या, तो करेक्ट जवाब आपके पास आ गया सर क्या 0.46। इस बात को देखने के बाद मजीद आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ से अपनी बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। अब जो टॉपिक है मेरे पास वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तमाम लोगों ने लफ्ज जरूर सुना होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगर ये लफ्ज देखोगे फ्यूजन का, तो फ्यूजन के लफ्ज का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्यूजन के लफ्ज का मतलब है यहाँ पे क्या करना, मेल्ट करना, यानी फ्यूजन का लफ्ज जो निकला है वो फ्यूज से निकला है, और फ्यूज का मतलब होता है यहाँ पे क्या, मेल्ट करना। आप बोलेंगे चले ऐसा सही, आगे बढ़िए। वेपराइजेशन, तो देखो वेपराइजेशन का मतलब खुद लफ्ज बता रहा है कि वेपर्स बनना, यानी वेपर्स अगर बनेंगे तो वो चीज कहलाएगी आपके पास क्या, वेपराइजेशन कहलाएगी। आपको, आप बोलेंगे चले सर थोड़ी सी बात को आपको और हमें बताइए, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है 1 ग्राम आइस को, 1 ग्राम आइस को वाटर बनाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है, 1 ग्राम आइस को, यानी 1 ग्राम ऑफ आइस को वाटर बनाने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड है वो हीट कहलाती है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब डेफिनेशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये डेफिनेशन आप बना सकते हो। अब अगर पूरी डेफिनेशन ना याद रहे, आप आखिर की डेफिनेशन याद कर लो, आखिर की डेफिनेशन है इसकी, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आपके नंबर नहीं काटूंगा, अगर आपको आखिर की याद रहा है आप आखिर की लिख लो। वैसे कंप्लीट डेफिनेशन है वो क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वेपराइजेशन में क्या है कि 1 ग्राम वेपर्स को, यानी 1 ग्राम सॉरी 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर वेपर बनाने, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर आपको क्या बनाने, वेपर्स बनाने, तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, ये हीट कहलाती है आपके पास क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसकी वैल्यूज क्या होती है, तो वैल्यूज भी आपको बताऊं भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है एच एफ इज इक्वल टू 336 जूल पर ग्राम, जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है एच वी इज इक्वल टू 2268 जूल पर ग्राम। अब आप बोलेंगे सर फ्यूजन की वैल्यू कम क्यों है, वेपराइजेशन की वैल्यू ज्यादा क्यों है, वैल्यू में काफी फर्क नजर आ रहा है, एक वैल्यू 336, एक वैल्यू 2268। अब आप देखो खुद आपको जवाब पता है, किस वाले केस में ज्यादा हीट चाहिए होती है, मुझे बताओ, मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए होती है या वेपर्स बनाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए होती है। आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है, बर्फ को अगर मेल्ट करना है तो उसे बाहर निकाल के रख देते हैं, कम हीट चाहिए होती है, लेकिन अगर वेपर्स बनाने तो उसको स्टोव के ऊपर रखते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, ताकि उस वेपर्स बन सके, बॉयल हो सके, तो वेपराइजेशन के लिए ज्यादा हीट चाहिए। अब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना, वो वैल्यू क्या दिख रही है, ये वैल्यू आपको बता रही है खुद चीख चीख के, भाई 1 ग्राम ऑफ आइस को वाटर बनाने के लिए 336 जूल्स चाहिए, और सेम यही वेपर्स बनाने के लिए, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपर बनाने के लिए जो हीट चाहिए वो कितनी चाहिए, 2268 जूल पर ग्राम। अच्छा इनके हीट के फॉर्मूले भी है, फॉर्मूले भी मैं आपको बता दूं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला है हीट से रिलेटेड, और वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच वी।
तो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए सर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच एफ, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच बी। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूले को देखने के बाद एक छोटी सी कन्वर्जन में लेकर उस कन्वर्जन को याद रखना। कन्वर्जन क्या था, हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, 1 कैलोरी बराबर होता है किसके, 4.2 जूल्स के। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल्स के। इसको अगर कैलोरी में करना है तो सिंपल सी कैलकुलेशन करो, 336 को डिवाइड कर दो 4.2 से, जो भी आंसर है वो आंसर बन जाएगा आपके पास किसका, एचएफ का। और इसी तरीके से एचबी का अगर आंसर निकाले तो एचबी के आंसर को भी डिवाइड कर दो किससे, 2268 को डिवाइड कर दोगे 4.2 से, जो आंसर है वो आंसर आएगा किसमें, कैलोरीज में आएगा। तो अगर कैलोरी में चाहिए तो डिवाइड करके आंसर की वैल्यू लिख लेना। वैसे जूल वाली भी याद रखो, आपकी हेल्प करेगा ये वैल्यू। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को देखने के बाद तो जो अगला टॉपिक है, कुछ ग्राफ्स मुझे आपको समझाने, वो ग्राफ जरा देखिएगा तमाम लोग। मैं ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने। ओके, एक छोटी सी बात मैंने लिखी। सबसे पहले तो आपको इस बात को याद करना पड़ेगा कि भाई ड्यूरिंग द फेज चेंज जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात आपने प्रैक्टिकली भी करी है, लेकिन प्रैक्टिकल तो देखो आप लोग को याद नहीं होंगे। मुझे पता है आप लोग प्रैक्टिकल कैसे करते थे, कॉलेज में गए प्रैक्टिकल में, जब फाइनल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का नंबर आपको बता दिया, भाई ये प्रैक्टिकल लिख लो, आप लोगों ने प्रैक्टिकल लिखा, रीडिंग भी आपको बता दी गई, और कुछ पैसे आप लोगों ने दिए, बॉयज होंगे तो कुछ पैसे दिए होंगे उन्होंने, कुछ पैसे उन्होंने दिए लैब अटेंडेंट को, और आपको प्रैक्टिकल के रीडिंग पता चल गई, तो आपने प्रैक्टिकल कर लिया। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि हमने ऐसे किया था। तो बेटा मैं भी स्टूडेंट था, मैंने भी लाइफ गुजारी है, तो मुझे अंदाजा है कि क्या चल रहा होता है। तो प्रैक्टिकल तो आप लोगों ने किया नहीं होगा, प्रैक्टिकल में ये बात करवाई गई कि भाई फेस चेंज के अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर आइस है, आइस को मेल्ट कर रहे हो, आइस जब तक कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगी ना, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ऐसे ही वाटर बॉयल किस टेम्परेचर पे होता है, तो आप बोलेंगे सर वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब तक कंप्लीटली वाटर बॉयल नहीं हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, एक कंटेनर लेना, इसके अंदर वाटर को बॉयल करने छोड़ देना, और नीचे से आप यहाँ पे किसी तरीके से फायर कर देना, यानी जब फायर करोगे आप हीट प्रोड्यूस करोगे, और इसके अंदर एक थर्मामीटर रख देना। सही। तो आप एक बात नोट करना, जब तक ये वाटर कंप्लीटली बॉयल नहीं हो जाता, जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर हमेशा जब तक कंप्लीटली बॉयल नहीं होगा, जब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके लिए खास टेम्परेचर जो आपने बड़े वाले थर्मामीटर इस्तेमाल किए थे लैब के अंदर, आप इसको लाके करके देखना कि जब तक आपका जो वाटर है कंप्लीटली बॉयल नहीं हो जाता, उस वक्त जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपके पास कितना रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। यानी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी टेम्परेचर सेम रहेगा, जबकि क्या होगा, फेज चेंज होगा। अब एक अजीब सी डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये डायग्राम मुझे आपको समझानी है। डायग्राम कहलाती है फेज चेंज डायग्राम। अगर इस डायग्राम का मैं नाम लिखूं ना, ये डायग्राम मेरे पास कहलाती है फेज चेंज डायग्राम है। ओके, इस फेज चेंज डायग्राम की अगर मैं आपसे बात करूं तो अब क्या क्या चीजें, जरा सारी बातें आपसे एक एक करके क्लियर करता हूं मैं। सपोज करो आपके पास एक आइस क्यूब है, सही है। आइस क्यूब का टेम्परेचर होता है आपके पास नॉर्मल जो टेम्परेचर, अगर आइस क्यूब है तो मैंने बोला सर इसका टेम्परेचर है मेरे पास, क्योंकि आपने इसको अभी अभी फ्रिज से निकाला, तो इसका टेम्परेचर सपोज करो -4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आइस क्यूब का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको अगर मुझे मेल्ट करना है तो मेल्ट किस टेम्परेचर पे होता है, तो आप बोलेंगे सर अगर हमें इसे मेल्ट करना है तो मेल्ट होता है ये किस टेम्परेचर पे, मेल्ट होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी आपके पास ये टेम्परेचर है -4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप इसको चाहोगे मेल्ट करना तो मेल्ट होता है ये कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब आप देखो, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर आ गए, यानी मेल्ट क्योंकि ये 0 पे ही होगा।
तो अब आप देखो, आपने सबसे पहले काम क्या किया, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और -4 से इसको कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन पॉइंट्स का नाम रखा, मैंने बोला भाई जो पहला पॉइंट है ये पॉइंट है ए, और दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। यानी अब देखो ए से बी तक उससे टेम्परेचर राइज किया, तो अब देखो ये ए और बी, तो ए से बी तक आपने टेम्परेचर को क्या किया, राइज किया। तो मैंने भी यही लिख के दिखाया सर, ए से बी तक आपने टेम्परेचर को राइज किया। अब देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखो, अब ये आइस जो है आपकी मेल्ट होगी, यानी ये जो आइस है, ये आइस आपकी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद जो है ना ये वाटर की सूरत में आ जाएगी। यानी ये आइस मेल्ट हो गई और ये क्या बन गई, वाटर बन गई। अब देखो, जब तक ये आइस कंप्लीटली वाटर नहीं बन जाएगी, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। यानी ये आइस क्यूब जब तक मेल्ट होके पूरी कंप्लीटली वाटर ना बन जाए, यानी जब तक फेज चेंज कंप्लीटली ना हो, उस वक्त तक इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब देखो, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट सी मैंने यहाँ बना दिया। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो, कंटिन्यूअसली जो पॉइंट आ रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन जो आ रही है बी से सी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, और हर पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है। आप देख लो इस पॉइंट को, बी से सी तक जो लाइन नजर आ रही है, इस पे हर पॉइंट पे जो टेम्परेचर आ रहा है, वो हर पॉइंट पे टेम्परेचर कैसा आ रहा है, सेम टेम्परेचर आ रहा है। अब इसके बाद देखो, अब मुझे अगर इसको बॉयल करना है, तो आप बोलेंगे सर बॉयल करने के लिए कम से कम जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे इसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होगा 100, तो 100 करने के लिए इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो टेम्परेचर अगर बढ़ाना है, तो अब देखो टेम्परेचर राइज होगा। आपने इसका टेम्परेचर 0 से कर दिया कितना, अब मैं इसको बना के दिखाऊं, ये देखो, आपने इसका टेम्परेचर सपोज करो करा 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पॉइंट को मैंने बोला पॉइंट डी। अब देखो सी से डी तक जाने के लिए आपने टेम्परेचर राइज किया, ये देखो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाने के लिए, कलर चेंज करता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाने के लिए आपने टेम्परेचर राइज करा। यानी आप चाह रहे थे ना कि भाई ये वाटर बॉयल हो, तो बॉयल करने के लिए इसका टेम्परेचर बढ़ाया। अब देखो, अब अगर मैं चाहूंगा मजीद फेस चेंज करूं, मजीद फेस चेंज का मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर राइज करूं, यानी इसमें से वेपर्स बने। अब देखो वेपर्स तो बनेंगे आपके पास, यानी वेपर बनना शुरू हो गए। अच्छा, जब तक कंप्लीटली वेपर्स नहीं बनेंगे, जब तक इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, आप बोलेंगे सर जब तक इसका टेम्परेचर रहेगा हमारे पास कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये पॉइंट कहलाएगा मेरे पास पॉइंट ई, यानी डी से ई तक अब वेपर्स बन रहे हैं। डी से ई तक क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। तो जब तक कंप्लीटली वेपर्स ही बनेंगे, टेम्परेचर सेम रहेगा। आप देखो फिर दोबारा ये हॉरिजॉन्टल आपको लाइन बनी हुई नजर आ रही है। अब कुछ खास खास बातें जो मुझे आपको बतानी है, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे बताओ बी से सी तक की जो लाइन है ये किस चीज को शो कर रहा है, तो बी से सी तक की लाइन शो कर रहा है किसको, मेल्टिंग को। यानी सेम टेम्परेचर ऐसी है ना भाई। आप देखो बी से सी तक, ये पॉइंट देखो बी से सी तक किसको शो कर रहा है, आप बोलेंगे सर बी से सी तक मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं डी से ई तक किसको शो कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर डी से ई तक शो कर रहा है किसको, वेपराइजेशन को शो कर रहा है। यानी डी से ई तक जिस चीज को शो कर रहा है वो कौन है मेरे पास, वेपराइजेशन। यानी एक हो गई मेल्टिंग और एक हो गई मेरे पास कौन, वेपराइजेशन हो गई। अब मैं आपसे अगर बोलूं मुझे बताओ ए से बी तक क्या फेस चेंज को शो कर रहा है, यस और नो में जवाब दीजिएगा, यस और नो में जवाब दीजिएगा, क्या ए से बी तक फेस चेंज को शो कर रहा है। अब देखो फेस चेंज के लिए जो बात है ना, फेस चेंज के लिए हमेशा बात रखना, फेस चेंज में हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। आप ए से बी तक देखो, ए से बी तक टेम्परेचर राइज हो रहा है, यानी ए से बी तक अगर आप देखोगे ना टेम्परेचर राइज हो रहा है, और ये फेस चेंज नहीं है। फेस चेंज जब होता है जब हॉरिजॉन्टल लाइन हो, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रहा है किसको, फेस चेंज को। और फेस चेंज कौन सी है, यहाँ पे मेल्टिंग है। ये जो डी से ई लाइन है ये अब दोबारा शो कर रहा है किसको, फेस चेंज को। यानी फेस चेंज की जो हमेशा लाइन होती है, ये लाइन हमेशा किसको शो करता है, यानी फेस चेंज की जो लाइन है ये लाइन शो करता है किसको, हॉरिजॉन्टल लाइन है, फेस चेंज को शो करेगा, चाहे मेल्टिंग हो चाहे क्या हो, वेपराइजेशन हो। इसी तरीके से फ्रीजिंग भी हो सकता है, और आपके पास जैसे आपने पढ़ा है ना सर, फ्रीज करना, या फिर आपके पास होता है मेल्टिंग, मैंने बता दिया। एक होगा आपके पास फ्रीजिंग, वेपराइजेशन कर रहे हो, या आप अपने वेपर से लिक्विड बना रहे हो तो कंडेंसेशन होता है। चलो एक फेज डायग्राम में आपसे पूछता हूँ, मुझे बताना आप इसका जवाब को, चलो सवाल भी पूछते हैं आपसे हम।
ओके, ए से बी तक की जो लाइन है मुझे बताइएगा किस चीज को शो कर रहा है, फेज चेंज कौन सा है, मुझे ऑप्शन बताइए ए बी सी डी। इस एमसीक्यू का जब जवाब होना चाहिए वो जरा जवाब देखो, बड़ा ही आसान सा सवाल था भाई। देखो खुद चीज चीज के बता रहा है, आपका जो लिक्विड है, जो भी चीज है वो वेपर से लिक्विड बन रहा है, यानी जो सब्सटेंस है वो वेपर से लिक्विड बन रहा है, और वेपर से लिक्विड बनने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है कंडेंसेशन। यानी ये भी जो लाइन है ये शो कर रहा है किसको, कंडेंसेशन को। सिर्फ एक छोटा सा चेंज कर दूं ना मैं आपका, चेंज क्या कर दूं, अगर मैं ये एरो की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, अगर ये एरो की डायरेक्शन आप देखो, मैं सिर्फ एरो की डायरेक्शन अगर ऐसे कर दूं, अब किसको शो कर रहा है, आप बोलेंगे सर अब ये लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो अब ये कंडेंसेशन नहीं होगा बल्कि अब ये क्या बन जाएगा, बॉइलिंग बन जाएगा। तो अब देखो छोटी छोटी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप याद रखोगे। अब देखो लिक्विड से वेपर जा रहा है, तो लिक्विड से वेपर जाने के लिए इस चीज को आप क्या बोल दोगे, बॉइलिंग बोल दोगे। तो छोटा सा चेंज है, इस तरह का एमसीक्यू आपके पास आ सकता है। अगर आपके पास सवाल है तो आप इजीली अब उसका जवाब दे दोगे। तो फेस चेंज का भी मेरे ख्याल में अब आपको आइडिया हो गया होगा। कोई सवाल अगर आपका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब जो टॉपिक मेरे पास है, ये टॉपिक है मेरे पास इंट्रॉपी से रिलेटेड। इंट्रॉपी क्या होती है, इंट्रॉपी के बारे में जल्दी से एक छोटी सी मैं बात करूं आपसे ताकि मेरी बात आपको क्लियर हो जाए। इंट्रॉपी कहलाती है द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू अ सिस्टम। बड़ी सिंपल सी मैंने डेफिनेशन लिखी, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कितनी हीट आप ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये चीज कहलाती है आपके पास इंट्रॉपी। और इंट्रॉपी का जो फॉर्मूला है वो ये डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, यानी इंट्रॉपी का फॉर्मूला हीट अपॉन यानी डेल्टा क्यू अपॉन टी। टी आपके पास टेम्परेचर है, डेल्टा क्यू आपके पास हीट है, और डेल्टा एस आपके पास है इंट्रॉपी। अच्छा, इंट्रॉपी को ना इस तरीके से भी लिखा जाता है, इंट्रॉपी की डेफिनेशन एक तो ये हो गई। इंट्रॉपी को ऐसे भी लिखते हैं, इंट्रॉपी इज आल्सो कॉल्ड एज डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल। डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल, अक्सर बुक्स में आपको डेफिनेशन भी लिखी हुई मिलेगी, डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एंट्रोपी को एक और चीज से शो किया जाता है, एंट्रोपी को आप बोलते हो टाइम एरो। एंट्रोपी को जो चीज बोलते हो आप क्या बोलते हो, एंट्रोपी को आप बोलते हो टाइम एरो। अब सवाल ये सर इसको टाइम एरो क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो टाइम है ना हमेशा इंक्रीज होता है, टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होता। ऐसी है ना, अगर मैं आपसे बोलूं टाइम कभी डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं है, टाइम हमेशा इंक्रीज हो रहा है, टाइम हमेशा बढ़ रहा है। यानी टाइम एरो, क्योंकि एंट्रोपी जो है आपके पास हमेशा इंक्रीज होती है, तो इसलिए आपने लिखा क्योंकि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि ऑलवेज इंक्रीज होती है तो इस वजह से आप एंट्रोपी को टाइम एरो भी बोलते हो। अच्छा, टाइम एरो एंट्रोपी का दूसरा नाम हो गया। अगर मैं एंट्रोपी का आपसे यूनिट पूछूं तो यूनिट क्या होगा, आप बोलेंगे सर ऊपर हीट है यूनिट हो जाएगा जूल, नीचे टेम्परेचर है तो यूनिट हो जाएगा आपके पास क्या, जूल पर केल्विन। छोटी चीज की साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन भी मैं आपको बता दूं। यानी इंट्रोपी डेल्टा एस जो है ये पॉजिटिव होती है, यानी इंट्रोपी पॉजिटिव है। इफ हीट एडेड टू द सिस्टम, यानी हीट अगर सिस्टम में दाखिल हो तो जो इंट्रोपी है ये इंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और यही इंट्रोपी आपके पास नेगेटिव हो जाती है इफ हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हो गई, एंट्रोपी की आपको डेफिनेशन बता दी, फॉर्मूला बता दिया, यूनिट बता दिया। वैसे आमतौर पे एंट्रोपी का कोई एमसीक्यू आता तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप मेरे ख्याल में कर सकते हो। एंट्रोपी का छोटा मोटा सा एमसीक्यू आता है कि आपको हीट दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, आपसे वैल्यू मांग लेगा कि एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, एंट्रोपी की वैल्यू बताइए। तो अगर इस तरह का सवाल है तो मेरे ख्याल में तो आप कर सकोगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा, एंट्रोपी अगर आप बोले एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की एंट्रोपी, तो आप आंखें बंद करके आंसर लगा देना ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होती। आपसे बोले एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगी, तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा क्या आपके पास ऑलवेज इंक्रीजेस। तो छोटा सा टॉपिक था एंट्रोपी की, अगर कोई एमसीक्यू आपके पास है तो आप इसी इसको सॉल्व कर सकोगे, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी। आप प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दिए मैं उसको सॉल्व करना। जी, अगर सिस्टम से रिलीज होगी जब भी इंक्रीज ही होगी एंट्रोपी, बस साइन नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, एंट्रोपी के बाद अब जो अगला टॉपिक मेरे पास बचा है वो बचा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तमाम लोगों ने पढ़ा होगा
कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बताऊं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। आप लोगों ने इसकी दो स्टेटमेंट पढ़ी होंगी, दोनों स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं। पहली ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी केल्विन स्टेटमेंट, और सेकंड आपने पढ़ी होगी कौन सी, क्लॉजियस स्टेटमेंट। अब आप सोच रहे हो कि सर ये केल्विन स्टेटमेंट क्या है, क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या है, तो आपको बता दें केल्विन और क्लॉजियस स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट थोड़ी सी बेसिक बात है, मेरे ख्याल में आसानी समझ में आ जाएगी आपको। बेसिक सी बात लिखी मैंने आपके सामने कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन विच वर्क्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस एंड कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। चलो क्लॉजेज स्टेटमेंट अगली स्टेटमेंट अगली पेज पे मैं आपको समझाता हूँ। तो बड़ी सिंपल से अल्फाज मैंने लिखे भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हीट इंजन बनाओ जो साइक्लिक प्रोसेस में काम करे और कन्वर्ट कर दे हीट एनर्जी को वर्क में और कोई एनर्जी लॉस ना करे, यानी लॉस ऑफ एनर्जी आपके पास लाजमी होगा। कैल्विन स्टेटमेंट को जिस बात से प्रूव किया जाता है वो बात है मेरे पास हीट इंजन, यानी कैल्विन स्टेटमेंट को जिस चीज की मदद से आप प्रूव करते हो वो कहलाता है आपके पास कौन सा इंजन, हीट इंजन। अब हीट इंजन में क्या क्या होता है, तो कुछ बेसिक कंपोनेंट मैं आपको बता देता हूँ हीट इंजन के। मेरा ख्याल के इसके मुतालिक हमारे पास कोर्स में कोई सवाल आता है, लेकिन बता जरूर देता हूँ। हीट इंजन के अंदर कुछ मेन चीजें होती है जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज होती है आपके पास बॉयलर, सेकंड नंबर पे होता है आपके पास टरबाइन, थर्ड नंबर पे होता है आपके पास कंडेंसर, और फोर्थ नंबर पे होता है आपके पास कौन, पंप। ये चार चीजें होती हैं, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप। ये हीट इंजन के अंदर चार बेसिक चीजें। अब देखो अब आप देखो बॉयलर जो है वो खुद लफ्ज सीख सीख के बता रहा है। बॉयलर का मतलब बॉयल करना, यानी आप स्टीम बनाते हो। टरबाइन का मतलब होता है रोटेशन प्रोड्यूस करना, यानी टरबाइन जो है मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल होती है। टरबाइन जो है टू प्रोड्यूस वर्क, यानी वर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते हो वो क्या इस्तेमाल करते हो, टरबाइन। जैसे आप लोगों ने विंड टरबाइन देखी है ना, विंड टरबाइन आप लोगों ने देखी होगी अक्सर हैदराबाद जाते हुए आपको नजर आती है, कराची से अगर आप हैदराबाद जाओ इस तरह की टरबाइन होती है जो लगी हुई होती है, जो विंड की मदद से मूव कर रही होती है। तो होता क्या है, ये टरबाइन मूव कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, जिसकी वजह से आप बिजली पैदा कर रहे होते हैं, यानी टरबाइन जो वर्क प्रोड्यूस करे, यानी जो वर्क प्रोड्यूस करोगे आप उस चीज को आप क्या बोलोगे, टरबाइन बोलते हो। तीसरे नंबर पे जो चीज लगी हुई होती है वो क्या लगी हुई है, तीसरे नंबर पे जो चीज लगी हुई है वो कहलाता है कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करो, सॉरी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करो, तो ये कहलाता है कंडेंसर। और फोर्थ नंबर पे आपके पास लगा हुआ होता है पंप। अच्छा, अगर आपको फेडरल की बुक की बात करो तो फेडरल की बुक के अंदर तो आपको डीजल इंजन पढ़ाया गया है, डीजल इंजन की बात की गई है, एसआई इंजन की बात की गई है। अक्सर अगर आप फेडरल की बुक को सॉल्व करोगे ना तो आपको इस तरह के टॉपिक लिखे हुए मिलेंगे, डीजल इंजन, एसआई इंजन, हीट इंजन। तो ये टॉपिक क्योंकि हमारी बुक में है नहीं और पूछे भी नहीं जाते, खासतौर पे मेडिकल वालों, क्योंकि मेडिकल वालों का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है इंजन से मुतालिक। तो इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग का अगर आप टेस्ट दे रहे हो, एनईटी का टेस्ट दे रहे हो, तो एनईटी में गारंटी है कि एनईटी में इस तरह की चीजें नहीं आती कि डीजल इंजन क्या होता है, एसआई इंजन क्या होता है। अगर बहुत हो गया तो केल्विन स्टेटमेंट के बारे में पूछ लेंगे आपसे, या फिर आपसे हीट इंजन के कंपोनेंट्स पूछ लेंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट काम क्या करता है। तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे पूछी नहीं जाती। अगर आप एनईटी के अलावा टेस्ट दोगे नस्ट वगैरह का, तो वहां आपकी फिर जरूरत पड़ेगी। केल्विन स्टेटमेंट के बाद जो सेकंड स्टेटमेंट आपके पास है, सेकंड स्टेटमेंट कहलाती है हमारे पास क्लॉजियस स्टेटमेंट।
तो क्लॉजिंग स्टेटमेंट आपको ये बोल रही है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, यानी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क आप हीट एनर्जी को ट्रांसफर कहाँ से कहाँ नहीं कर सकते, आप ट्रांसफर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसकी जो मिसाल आप लोगों ने पढ़ी होगी या आप लोगों ने पढ़ा है रेफ्रिजरेटर, इसकी मिसाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जो आपने पढ़ी है ये पढ़ा है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के भी कुछ बेसिक कंपोनेंट जो आप लोगों ने पढ़े होंगे या नाम सुना होगा। पहला जो कंपोनेंट है ये कहलाता है आपके पास कंप्रेसर। अब कंप्रेसर का लफ्ज खुद बता रहा है कंप्रेस करना, प्रेशर बढ़ाना, कंप्रेसर। सेकंड नंबर पे आपके पास लगा होता है कंडेंसर, और थर्ड नंबर पे लगा होता है आपके पास कौन, एवापोरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के भी तीन कंपोनेंट आपको बता दिए। वर्किंग में आपको अभी नहीं समझा रहा क्योंकि वर्किंग में समझाता अगर आप लोगों से सेकेंडरी की क्लास पढ़े हो तो सेकेंडरी क्लास में मैंने वर्किंग समझाई भी है। अगर कोई समझना चाह रहा है कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, सर मुझे पढ़ने का शौक है, तो मुझे आप मैसेज करके बता देगा, मेरे पास ये लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती है, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती है। तो सारी वर्किंग मैंने समझाई हुई है, मेरे पास लेक्चर रिकॉर्ड हुए हुए रखे हुए। अगर आप चाहोगे समझना तो मुझे आप मैसेज कर देना, तो मैं आप लोग को ये लेक्चर सेंड कर दूंगा रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, हीट इंजन कैसे वर्क करता है। लेकिन अभी क्योंकि एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल आपको बताने की जरूरत है। बस इतनी बात आप लोग के लिए काफी है कि क्लॉजेज स्टेटमेंट में कि आप हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, यानी फ्रिज चलाए बगैर आप चीजों को ठंडा नहीं कर सकते, यानी हीट एनर्जी को कोल्ड से हॉट की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकते। और क्लाउजियस स्टेटमेंट को प्रूव करते हो रेफ्रिजरेटर की वजह से, और रेफ्रिजरेटर में जो चीजें मौजूद होती है वो मैंने आपको बताई, कंप्रेसर, कंडेंसर और एवापोरेटर। इस चैप्टर का जो हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया है, ये लास्ट टॉपिक अब मेरे पास है कार्नोट इंजन से रिलेटेड। तमाम लोगों ने कार्नोट इंजन का नाम जरूर सुना होगा, कार्नोट इंजन पढ़ा भी होगा। कार्नोट इंजन के अंदर आपके पास चार तरह के प्रोसेस होते हैं, चारों प्रोसेस में आपको लिख के दिखाऊं, शायद आपको याद हो। सबसे पहला प्रोसेस आपने पढ़ा होगा आइसो थर्मल एक्सपेंशन, जो इसका फर्स्ट प्रोसेस कहलाता है। सेकेंड नंबर पे जो प्रोसेस है ये आपने पढ़ा होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड जो प्रोसेस है ये कहलाता है आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। और जो फोर्थ प्रोसेस है आपके पास ये कहलाता है आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आपके पास ये चार तरह के प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। आप इन चार प्रोसेस को नाम याद रखना। कार्नोट इंजन जो है एक तरह का हमारे पास आइडियल इंजन है। आइडियल इंजन इसका एक कॉन्सेप्ट दिया गया था सादी कार्नोट ने, सादी कार्नोट साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसके ऊपर वर्क किया। सादी कार्नोट ने इसके बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, और एक कॉन्सेप्ट दिया गया था एयर के अंदर। अगर मैं एयर आपको बताऊं 1827 आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग ना हूँ, 1827 के अंदर इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था आइडियल इंजन का, जिसके अंदर चार तरह के प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसी कुछ फॉर्मूले भी आप तमाम लोगों ने पढ़े होंगे, मैं फॉर्मूले भी आपको बताऊं, शायद आपको मेरी बात याद हो। आप लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े थे, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, 1 - T2/T1 फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था एफिशिएंसी का। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - Q2/Q1। थर्ड फॉर्मूला आप लोगों ने एफिशिएंसी का पढ़ा था एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा W/Q1। और फोर्थ फॉर्मूला आपने एफिशिएंसी का पढ़ा था एफिशिएंसी इज सॉरी डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, फोर्थ फॉर्मूला जो है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 - Q2। ये कुल मिला के आप लोगों ने इसके चार फॉर्मूले पढ़े थे। चारों फॉर्मूलों में से अभी कुछ मैं इस्तेमाल करना भी सिखा देता हूँ। कौन सी चीज क्या है, मेरे ख्याल में ये बातें तो आपको पता होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात आपको बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये सिंबल यहाँ पे एफिशिएंसी को शो कर रहा है, ये ईटा सिंबल नजर आ रहा है एफिशिएंसी को शो करता है, ईटा शो कर एफिशिएंसी को। T1 T2 क्या है, तो T1 याद होगा आपको, T1 कहलाता था टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी बोल दीजिए, हॉट रिजर्वायर बोल दीजिए, एक ही बात कहलाती है। जबकि T2 आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, T2 क्या कहलाता था, T2 कहलाता था टेम्परेचर ऑफ हॉट नहीं बल्कि टेम्परेचर ऑफ हो जाएगा क्या, कोल्ड रिजर्वायर। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हमारे पास लिखा हुआ है Q1 Q2, तो याद होगा Q1 क्या था, Q1 होता था हीट एडिड,
Q1 Q2 लिख के दिखाया है। Q1 आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट एडेड, Q2 आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट रिलीज, और डेल्टा डब्ल्यू तो तमाम लोग को पता है क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। जी एक सवाल मुझसे पूछा, कार्नोट रीजन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। जी हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस अपने आपको बार बार रिपीट करता है, यानी चारों प्रोसेस आपस में कंटिन्यू होते रहते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब अगर मैं इसका ग्राफ आपसे बोलूँ, इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ भी मैं आपको बना के दिखाऊं। पीवी ग्राफ इसका, इस किस्म का इसका कुछ ग्राफ बनता है, पीवी ग्राफ जो आप इसका देख रहे हो। अगर मैं इसके पॉइंट भी मार्क करूं, ग्राफ आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका ग्राफ किस तरीके की शेप में बनता है, तो आप ग्राफ बना के दिखा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट कहलाता है, ग्राफ मुझसे इरेज हो गया, दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 से 2 एक्सपेंशन, 2 से 3 एक्सपेंशन, 3 से 4 कंप्रेशन, 4 से 1 कंप्रेशन। अच्छा, ये पीवी डायग्राम अगर आप इसकी बनाओगे, कार्नोट रीजन की हमारी बुक के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये ग्राफ कैसे बनता है, मैं अभी इसकी टैब पे नहीं जा रहा, मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट से बातें बता रहा हूँ कि सर इसका अगर आप पीवी डायग्राम बनाओगे तो पीवी डायग्राम इसकी कुछ इस किस्म की बनती है। इस कर्व के अंदर अंडर जो भी एरिया होता है, यानी इस कर्व के अंदर जो भी एरिया आपको नजर आएगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये वर्क डन को शो करता है। वर्क डन मैंने आपको सिखाया ना, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम जो होता है वो वर्क डन को शो करता है। यानी ये जो आप चीज देख रहे हो, जो एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया शो करता है किसको, वर्क डन को। अच्छा, जो हीट एडेड और हीट रिलीज है, तो ऊपर से जो हीट ऐड होगी ये कहलाती है Q1 यानी 1 से 2, और 3 से 4 तक जो हीट रिलीज होगी वो कहलाती है आपके पास कौन, Q2 कहलाता है, यानी हीट एडेड Q1 कहलाता है, हीट रिलीज Q2 कहलाता है, और जो इसका वर्क डन है उसको आप क्या बोलते हो, डेल्टा डब्ल्यू बोलते हो। ये जो कर्व है ये पीवी कर्व कहलाता है किसका, कार्नोट रीजन का। तो सारी बातें जल्दी से जल्दी बिठाएगा, फिर एक तो इसके एमसीक्यू भी मैं आपको सॉल्व कराऊं ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो। सवाल आपके सामने मौजूद है, कुछ भी एक तुक्का लगाइएगा, मुझे जवाब बताइएगा इसका जवाब क्या हो सकता है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। सवाल सॉल्व करते हैं, जरा जवाब देखते हैं इसका। सवाल में देखो आपको दो टेम्परेचर दे रहा है, एक टेम्परेचर दे रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक दे रहा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बोलेंगे सर ज्यादा वाले को T1 बोलते हैं, कम वाले को T2 बोलते हैं। T1 और T2 मिल गया 200 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब जरा वैल्यूज देखो, ये हो गया 1, T2 की वैल्यू क्या है। अगर मैं आपसे बोलूँ भाई मुझे T2 की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे सर T2 की वैल्यू है 100, T2 की वैल्यू है कितनी, 200। आप बोलेंगे सर जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बच गया, तो आप बोलेंगे सर बच गया 1 माइनस 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 का मतलब होता है 0.5।
क्योंकि 1/2 को 0.5 बोलते हो, और 0.5 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5, और 0.5 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा कितना परसेंट, 50%। यानी इस एमसीक्यू का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी नहीं है, बल्कि इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सर कैसे, आपने बिल्कुल सही तो सॉल्व किया है, आंसर आना चाहिए था इसका 50%, लेकिन 50% इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, एक गलती कर रहे हो। यहाँ जो टेम्परेचर नजर आ रहे हैं ना, टेम्परेचर को लाजमी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी ये जो आपको नजर आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो आपको नजर आ रहा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इन टेम्परेचर को आप लाजमी तौर पे डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करोगे। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे तो जो आपका जवाब है वो आपका जवाब गलत रहेगा। बजाहिर तो आपने सही सॉल्व किया, आंसर इसका क्या है, असल जो आंसर आ रहा होगा इसका तकरीबन आ रहा होगा 21%। यानी डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्लस 273 करोगे तो T2 हो जाएगा आपके पास। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊँ ना, चलो लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। जो T2 है, ये T2 तकरीबन आएगा मेरे पास, T2 की वैल्यू आएगी 373 केल्विन, और T1 की वैल्यू आएगी मेरे पास कितना, 473 केल्विन। तो ये वैल्यूज आ रही है। तो अब आप लोगों ने जो अपनी गलती देखी, वो गलती क्या देखी कि टेम्परेचर को आपको लाजमी तौर पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको हमेशा क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। अब आप तमाम लोग इस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना,